नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर बकरीद पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कुर्बानी क्यों दी जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे की एक हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के बकरों को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि समाज सड़क पर आ गया। विरोध में कोई सुअर ले आया तो कहीं हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। बात सिर्फ बकरों की नहीं है, बात उस सोच की है जो 2026 में भी हमें कानून के चश्मे से नहीं, केवल धर्म के चश्मे से देखना सिखाती। आज आपको बताएंगे कि जब यूएई जैसे मुस्लिम देश जिस कुर्बानी को डिजिटल बना चुके हैं, उस पर हमारे देश में बवाल क्यों काटा जा रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से चाहते क्या हैं। सीज फायर को आज 49 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 49 दिनों में ट्रंप ने इतनी बार अपनी विश लिस्ट बदली है कि सिर घूम जाए। कभी वो 11 बार डील होने का दावा करते हैं, तो कभी 8 बार अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं, कभी कहते हैं युद्ध खत्म हो गया, कभी शर्तें थोपने लगते हैं। हद तो तब हो गई जब कल ही डील फाइनल होने की खबर आ रही थी और अचानक अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पर हमला कर दिया। अब इस बारूद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप की बातों पर भरोसा करें या इरादों पर। आखिर अमेरिका चाहता क्या है। और आखिर में 26 मई के दिन मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आपको बताएंगे कि इन 12 सालों में भारत कितना बदला। लेकिन आज सबसे पहले हम यह सवाल पूछेंगे कि आखिर बकरीद पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कुर्बानी क्यों दी जा रही है। आज महाराष्ट्र के ठाणे में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों पर काफी विवाद हुआ। हिंदू पक्ष का कहना यह था कि इन बकरों को हाउसिंग सोसाइटी में रखना नियमों के खिलाफ है और इनसे बीमारियां फैल सकती। मुस्लिम पक्ष का कहना यह था कि अगर वो रहते ही इस हाउसिंग सोसाइटी में हैं, तो वो इन बकरों को कहां लेकर जाएं और अपना त्योहार कैसे मनाएं। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच काफी संघर्ष हुआ। स्थिति यह बन गई कि प्रशासन को इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। और क्योंकि विरोध के बाद भी मुस्लिम परिवारों ने हाउसिंग सोसाइटी के परिसर से बकरों को नहीं हटाया, इसीलिए हिंदू पक्ष के कुछ लोग वहां सुअर लेकर पहुंच गए, जिससे तनाव और भी बढ़ गया। देखिए, पुलिस गलत कर रही है। पिछले कुछ सालों में त्योहारों को लेकर हिंदू और मुसलमानों का संघर्ष बढ़ने लगा है। अगर हिंदू पक्ष रामनवमी या हनुमान जयंती पर मस्जिद के पास से शोभा यात्रा निकालता है, तो इस पर मुस्लिम पक्ष विवाद करता है। अगर मुसलमान बकरीद पर हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को रखना चाहते हैं, तो इस पर हिंदू पक्ष आपत्ति जताता है। और इन घटनाओं से कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह धारणा बनती है कि हिंदुओं और मुसलमानों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश खत्म होती जा रही है। और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कभी था ही नहीं और नहीं आगे कभी हो सकता है। लेकिन आज ऐसे लोगों को हम साल 1857 की एक घटना के बारे में बताना चाहते हैं और मैं चाहती हूं कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और सुने। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना गया। विद्रोह का कारण यह था कि अंग्रेजों की राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होती थी, उनमें गाय और सुअर की चर्बी होने का दावा था। वजह तो कई सारी थी, लेकिन यह लास्ट ट्रिगर बना था उस क्रांति का। उस वक्त इस घटना ने हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट किया। बाद में इसी एकजुटता को तोड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत बकरीद का इंतजार करने लगी। अंग्रेजों का मानना था कि जब बकरीद पर मुसलमान गोवंश की कुर्बानी देंगे, तब इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी। हिंदू मुसलमानों के दंगे होने से उनका काम आसान हो जाएगा। वही डिवाइड एंड रूल वाली बात। उस दौर में ब्रिटिश अफसर कीथ यंग ने अपनी पत्नी को लिखे पत्रों में साफ लिखा था कि उन्हें उम्मीद है कि बकरीद पर हिंदू और मुसलमानों में बड़ा झगड़ा होगा और अंग्रेज बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। ये बात
आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने समझ ली थी। उन्हें पता था अगर बकरीद की कुर्बानी पर सांप्रदायिक तनाव फैला तो इसका सीधा फायदा अंग्रेजों को होगा। इसी डर को देखते हुए बहादुर शाह जफर ने यह फरमान जारी किया कि बकरीद पर दिल्ली में गाय की कुर्बानी पूरी तरह बंद रहेगी। उन्होंने कई जगहों पर बकरों की कुर्बानी पर भी रोक लगाई और कोतवालों को यह आदेश दिया कि जहां गाय छिपाकर रखी जाए वहां कार्रवाई हो और उल्लंघन करने वालों को सख्त से सख्त सबक सिखाया जाए। यह कदम हिंदू मुसलमानों की एकता को बरकरार रखने के लिए उठाया गया था और इसका असर भी हुआ। उस साल बकरीद पर कुर्बानी को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई हिंसा नहीं हुई और इससे यह सीख भी मिली कि हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर देश के लिए रह सकते हैं। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो का सिद्धांत अपनाया और पश्चिम बंगाल को बांटकर इस खाई को गहरा करने की कोशिश की। और सोचिए, आज हम 2026 में कुछ जगहों पर वही सब होते हुए देख रहे हैं जो एक जमाने में अंग्रेज चाहते थे। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसे हर कोई हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखना चाहता है, लेकिन कोई भी इसे कानून के चश्मे से नहीं देखना चाहता। ठाणे की घटना में सारा विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ मुस्लिम परिवारों ने कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को हाउसिंग सोसाइटी के एक परिसर में बांध दिया और वहां एक टिन का शेड बना दिया। अब कानून कहता है कि ऐसा करने के लिए नगर पालिका और उस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों की अनुमति जरूरी होती है। लेकिन इस मामले में आरोप है कि मुस्लिम पक्ष ने नगर पालिका से कोई इजाजत नहीं ली। इसके बाद जब हिंदू पक्ष ने विरोध किया तो यह मामला हिंदू और मुसलमानों का बन गया। मुसलमानों को यह लगा कि हिंदू उन्हें उनका त्योहार मनाने से रोक रहे हैं, जबकि हिंदुओं को यह लगा कि आज अगर इन बकरों को हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में रखा गया तो कल यहां इनकी कुर्बानी भी दी जा सकती है, जिससे इस विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। अब यहां होना यह चाहिए था कि नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी खुद सतर्क रहते और नियमों का पालन कराने के लिए कदम उठाते, लेकिन क्योंकि प्रशासन ने अपना काम सही से नहीं किया, इसीलिए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष खुद एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। और इसके बाद इस हाउसिंग सोसाइटी में काफी हंगामा हुआ और आरोप है कि कुछ लोगों ने एक हिंदू लड़के पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। आप तस्वीरें देखिए। अरे उसको पूरा मार दिया, इधर मार दिया अपने। ए हर्ष इधर आ, ए हर्ष इधर आ, पूरा अपने भाई का हाथ फाड़ दिया। ये क्या ब्लेड हमने मारे? उसके हाथ में ब्लेड मारा, उसके ब्लेड। जय श्री राम, जय श्री राम। इधर हिंदू पे हाथ उठाया, मुसलमान लौंडा, पुलिस वाले बचा रहे उसको, ये ब्लेड मारा हम लोग को। ब्लेड मारा है कि मुसलमान ने इधर हिंदू का तुम्हें हिंदू है ना दादा, मारेगा तो ब्लेड मारेगा हम लोग को। इस घटना के बाद हिंदू परिवारों ने इस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करके मुस्लिम पक्ष का विरोध किया और ये कहा कि वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को रखने की इजाजत कभी नहीं देंगे, जबकि मुस्लिम परिवारों का कहना है कि जब वो रहते यहां हैं तो इन बकरों को कहां रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यह विवाद पहली बार हो रहा है। 2023 में भी ठाणे जिले के इसी मीरा रोड इलाके में एक व्यक्ति जब 2 बकरों को बकरीद के लिए अपनी हाउसिंग सोसाइटी में लेकर आया था, तब भी इस पर काफी विवाद हुआ था और उस वक्त कुछ लोग इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहुंच गए थे, जहां कोर्ट ने अपने 2019 के फैसले को फिर से दोहराया था। हाईकोर्ट का कहना यह था कि जानवरों की कुर्बानी उन्हीं निर्धारित स्थानों पर हो सकती है जिन्हें नगर पालिका या नगर निगम ने चिन्हित किया है। अब कानूनी तौर पर यह मामला आईने की तरह साफ दिखता है, जिसमें कोई विवाद होना नहीं चाहिए। अदालत कहती है हाउसिंग सोसाइटी में जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह एक छोटा सा लूप होल भी है जो इस पूरे विवाद की नींव बनता है, उसकी जड़ बनता है। अदालत यह तो कहती है कि हाउसिंग सोसाइटी या रिहायशी इलाकों में जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, लेकिन अदालत यह नहीं कहती
कि इन जानवरों को कुर्बानी से पहले वहां रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। और इसी बात को आधार बनाकर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी में केवल बकरीद तक इन बकरों को रखना चाहते हैं, लेकिन वो इनकी कुर्बानी निर्धारित स्थानों पर ही देंगे, जबकि हिंदू पक्ष इसका विरोध करता है। अगर आप इस मामले को देखेंगे तो यहां भी विवाद यही था कि हिंदू पक्ष को लगता है कि ये बकरे हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी देने के लिए लाए गए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष साफ कह रहा है कि वो इन बकरों को कुर्बानी के लिए नहीं बल्कि बकरीद तक अपने घर पर रखने के लिए लेकर आए हैं, जो एक परंपरा है। अब इतिहास को देखें तो ये बात गलत भी नहीं निकलती। मध्य युग से लेकर अब तक हमारे देश में बकरीद के त्योहार पर घरों में ही बकरों की कुर्बानी देने की परंपरा रही है, और यही वजह है कि भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि भारत में बकरीद पर कितने जानवरों की कुर्बानी कहां और कैसे दी जाती। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज में रहने का कल्चर बढ़ गया है, इसीलिए अब इस पर विवाद होने लगा है। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी एक समूह में रहने वाले लोगों के लिए उनकी संयुक्त छत होती है, जिसके नीचे वो अपने परिवारों के साथ रहते हैं, और ये परिवार अलग अलग धर्म, अलग जाति, अलग पंथ के हो सकते हैं। इसीलिए हाउसिंग सोसाइटीज में रहने के लिए कुछ विशेष नियम और कानून होते हैं, जो सरकारें नहीं बल्कि इन्हीं सोसाइटीज में रहने वाले लोग या बिल्डर द्वारा तय किए जाते हैं। इनमें जो प्रमुख नियम होता है वो है एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ रहना। लेकिन कई बार अलग अलग धर्मों और जाति के लोगों के बीच विवाद होता है, इसीलिए ऐसे मामलों में सरकारों और अदालतों को दखल देना पड़ता है। जैसे इस बार बहुत सारे राज्यों ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस जारी की। हालांकि इन गाइडलाइंस के बाद भी ये विवाद होते हैं, और इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे देश में लोग कानून से ऊपर धर्म को समझने लगते हैं। ये बात सही है कि पहले जब शहरों में हाउसिंग सोसाइटी का कल्चर नहीं था, तब लोग कुर्बानी के लिए जानवरों को अपने घर पर लाते थे। लेकिन आज जब किसी हाउसिंग सोसाइटी में एक छत के नीचे अलग अलग धर्म के हजारों लोग रह रहे हैं, तो क्या वहां कुर्बानी के लिए जानवरों को रखना किसी भी रूप में सही हो सकता है? और क्या आपको नहीं लगता कि वक्त के हिसाब से और कानून के अनुसार इस परंपरा को बदला जाना चाहिए? हम जानते हैं कि यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि परंपरा बदलने से उनके धर्म की अवमानना होगी, लेकिन इन लोगों को आज हम मुस्लिम देशों का उदाहरण देना चाहते हैं। यूएई एक मुस्लिम देश है, जहां दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में भारत के बहुत सारे मुसलमान नौकरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन आपको पता है, यूएई में अब बकरीद की कुर्बानी को कई जगह पर डिजिटल बना दिया गया है। वहां नून और करीम जैसे कंपनियों ने बकरीद के लिए ऑनलाइन कुर्बानी सेवा की शुरुआत की है, जिसमें लोग बकरीद के लिए मोबाइल ऐप पर जाकर अपनी पसंद के जानवर को चुनते हैं, ऑनलाइन उसके लिए भुगतान करते हैं, और इसके बाद कुर्बानी उन्हें लाइव वीडियो कॉल पर दिखाई जाती है, जिसमें जानवरों का मीट बाद में उनके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। अब ये होता इसीलिए है क्योंकि यूएई में खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर या हाउसिंग सोसाइटीज में जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध है, और क्योंकि वहां लोग अपने घरों में या हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में जानवरों की कुर्बानी नहीं दे सकते, इसीलिए वो ऑनलाइन बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं। अब सोचिए, अगर यूएई एक मुस्लिम देश होकर ऐसा कर सकता है, तो फिर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होकर ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे देश में कानून होते हुए भी लोग हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों को रखना चाहते हैं, और कुछ मामलों में उनकी कुर्बानी भी वहीं देना चाहते हैं? यह स्थिति भी तब है जब दुनिया के ज्यादातर देशों में ऐसा नहीं होता। लेकिन जब बात हमारे देश की आती है, तो आपको फुटपाथ पर, सड़कों पर, रिहायशी इलाकों में और यहां तक कि हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में कुर्बानी के लिए खरीदे गए जानवर नजर आएंगे, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। हालांकि हमारे देश में कानून की स्थिति जैसी है, उसे आप इन आंकड़ों से भी समझ लीजिए। एनसीआरबी के अनुसार 2024 में हमारे देश में प्रदूषित हवा और गंदे पानी को लेकर केवल 18 पुलिस मामले दर्ज हुए। इनमें भी जिस दिल्ली को पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित माना जाता है, वहां इसके खिलाफ एक भी पुलिस मामला दर्ज नहीं हुआ। 7 राज्यों में इक्का दुक्का मामले दर्ज हुए। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कानून की नजर में भारत में वायु प्रदूषण जैसी कोई समस्या ही नहीं। अगर होती तो दर्ज हुए आंकड़ों में आपको नजर आती। और सोचिए, आज से कुछ साल बाद कोई आंकड़ों से प्रदूषण को समझने की कोशिश करेगा तो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि 2024 में शायद दिल्ली में वायु प्रदूषण और गंदे पानी की कोई समस्या ही नहीं थी, क्योंकि होती तो ऐसे मामलों को आंकड़ों में दर्ज किया जाता। और यही हमारे देश में कानून का राज है। रोमन इतिहासकार
टैकिटस ने के हवाले से एक कथन लिखा जाता है, जिस समाज में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है वहां कानून भी बहुत ज्यादा होते हैं। और शायद हमारे देश की भी यही स्थिति है। हमारे देश में इसीलिए इतने कानून हैं क्योंकि इन कानूनों का कोई ईमानदारी से पालन नहीं करना चाहता, और इसी वजह से हाउसिंग सोसाइटी में बकरे लाने पर विवाद होता है, और इसी वजह से प्रदूषित हवा में जरा सुधार नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, आपको यह बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से क्या चाहते हैं। यह सवाल शायद अब ईरान भी पूछना चाहता होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी विश लिस्ट को इतनी बार बदला है कि अब समझ ही नहीं आ रहा ये युद्ध आखिर रुकेगा कैसे। आज सीज फायर को लागू हुए 49 दिन पूरे हो चुके हैं, और इन 49 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 11 बार यह दावा कर चुके हैं कि ईरान और अमेरिका की डील होने वाली है। 8 बार यह कह चुके हैं कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो उसका अंजाम बुरा होगा। 5 बार यह कह चुके हैं कि ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी ही होंगी। 3 बार कह चुके हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए सहमत हो गया है, और 3 बार ही यह कहा है कि युद्ध अब लगभग समाप्त हो चुका है। अब इन अलग अलग बातों में भी सबसे अजीब बात यह है कि जब 24 घंटे पहले से यह कहा जा रहा था कि अमेरिका और ईरान की डील फाइनल हो चुकी है और कभी भी इसका ऐलान हो सकता है, तब अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पर हमला कर दिया। और इस हमले के बाद यह सवाल फिर पूछा जाने लगा कि अमेरिका आखिर ईरान से चाहता क्या है। कल रात अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मिसाइल लॉन्च पैड्स और मिलिट्री बोट्स को निशाना बनाया। 3 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के अनुसार यह हमला किसी उकसावे में नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस में किया गया। इसके लिए ईरान में अमेरिकी नौसेना के लिए खतरा बन रहे मिसाइल लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया, और समुद्र में माइंस बिछाने की कोशिश कर रही ईरानी नावों पर भी हमला किया गया। अमेरिकी सेना का यह भी कहना है कि वो युद्ध विराम का सम्मान करती है, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकती। दूसरी तरफ इस हमले से भड़के ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान ने साफ कहा है कि उसने अमेरिका और इजरायल के तमाम ठिकानों की पहचान कर ली है, और अगर दोबारा ऐसी हिमाकत हुई तो वो जवाबी हमला करेगा, जिसकी अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, The straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब भी ये कह रहे हैं कि उनकी ईरान से शांति समझौते को लेकर शानदार बातचीत चल रही है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता बेहद करीब है, जिसके तहत ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका लाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में ईरान या किसी तीसरे देश में नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि यहां भी इस दावे को लेकर स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। भारत आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान को कूटनीति का पूरा मौका दे रहा है, लेकिन वो किसी जल्दबाजी में नहीं है। या तो ईरान के साथ एक अच्छा और ठोस समझौता होगा, वरना अमेरिका के पास ईरान से निपटने के दूसरे रास्ते भी खुले हैं। अब इस धमकी से ईरान भी आग बबूला हो गया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच अभी अंतिम समझौता होना संभव नहीं है, और यह बात अमेरिका को बहुत चुभ रही है। इतनी चुभ रही है कि अब से कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक नए बयान में यह धमकी दी है कि जब तक फाइनल डील साइन नहीं होती तब तक ईरानी जहाजों पर अमेरिकी नौसेना का ब्लॉकेड जारी रहेगा। हालांकि अमेरिका यहां शायद एक गलती कर रहा है। अमेरिका ने अब तक न जाने कितनी बार दबाव और धमकियों से ईरान को झुकाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया, और इस बार भी वो अमेरिका की धमकियों से डर जाएगा ऐसा लगता नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार ट्रंप की आर्ट ऑफ द डील पर इस बार ईरान भारी पड़ता दिख रहा है,
और ईरान तब तक समझौते के लिए तैयार नहीं होगा जब तक कि उसे उसमें अपनी जीत नजर न आए। अब यह देखिए अमेरिका को कैसा समझौता चाहिए और ईरान को कैसा समझौता चाहिए। ट्रंप एक ऐसा समझौता चाहते हैं जो दुनिया में अमेरिका की हेजेमनी यानी उसके वर्चस्व को बरकरार रखे। इस समझौते को देखकर दुनिया को यह लगे कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप झुकने वालों में से नहीं बल्कि झुकाने वालों में से हैं और अमेरिका अब भी सबसे बड़ा सुपर पावर है। ट्रंप ऐसा समझौता चाहते हैं जिससे वो मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगी देशों का भरोसा जीत पाए, उन्हें यह कह पाए कि अमेरिका ने उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा। इसमें भी वो सऊदी अरब को यह दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका ने ईरान को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने से रोका और ऐसा इस डील से मुमकिन करके ट्रंप ने दिखाया। अब ट्रंप ऐसा समझौता चाहते हैं जिससे अमेरिका में उनकी गिरी हुई साख को सहारा मिल जाए। इसके लिए वो ये चाहेंगे कि ईरान का यूरेनियम किसी भी तरह नष्ट हो जाए जिससे वो अमेरिका के लोगों को कह सकें कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन ईरान इस समझौते से कुछ और चाहता है। ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है ऐसा समझौता जिसमें उसकी जीत नजर आए। दुनिया यह कहे कि ईरान ने अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने भी हार नहीं मानी और ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाए। ईरान ऐसा समझौता चाहता है जिसमें उसे अपने यूरेनियम अमेरिका को न सौंपना पड़े और वो अपनी जनता को यह दिखा पाए कि ईरान दबाव और धमकियों से झुकता नहीं है। ईरान ऐसा समझौता चाहता है जिसमें उसका आर्थिक फायदा हो। अमेरिका ने ईरान की जो $100 बिलियन की संपत्तियां और फंड फ्रीज किए हुए हैं उन्हें रिलीज किया जाए और ईरान ऐसा समझौता भी चाहता है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसके अधिकार को मान्यता दी जाए और वो युद्ध का भी अमेरिका से मुआवजा वसूल सके। और क्योंकि यहां अमेरिका और ईरान दोनों के उद्देश्य इस समझौते से अलग अलग हैं, इसीलिए यह समझौता पिछले 49 दिनों से लटका हुआ है। इस बीच अमेरिका के हमलों ने दुनिया की टेंशन और बढ़ा दी है। जब शांति वार्ता की सुगबुगाहट थी तो कच्चे तेल की कीमतों में 7% की भारी गिरावट देखी गई, लेकिन जब अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की तो वापस कच्चे तेल की कीमतों में 2% का उछाल आ गया और ब्रेंट क्रूड में ये $99 प्रति बैरल पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फेवरेट जनरल और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त बीजिंग के दौरे पर हैं। ये दोनों वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गले लगा रहे हैं। शी जिनपिंग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ चीन का रिश्ता अटूट है। मैं अगर शब्दशः आपको राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान पढ़कर बताऊं तो उन्होंने यह कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां चाहे जैसी बदलें, चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देगा। अब यह बयान बहुत लोगों को सामान्य लग सकता है, लेकिन भारत के लिहाज से इसके मायने गहरे हैं। इससे यह समझ आता है कि अब भारत के लिए टू फ्रंट की थ्योरी पुरानी हो चुकी है। यानी अब तक जो कहा जाता था ना कि भारत के सामने पाकिस्तान और चीन दो मोर्चों पर चुनौती है, वो बात पुरानी हो चुकी है। अब नई स्थिति यह है कि भारत का सामना एक ही फ्रंट पर है और यह फ्रंट पाकिस्तान की सीमा से लेकर चीन की सीमा तक खुला हुआ है और अब चीन और पाकिस्तान में भारत के लिए कोई फर्क नहीं। आप इन तस्वीरों को देखिए, इसके बाद हम आपको चीन और पाकिस्तान की इस भारत विरोधी मित्रता के बारे में बताएंगे। पिछले 75 वर्षों से जब से चीन और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं, दोनों देशों ने आपसी समझ, भरोसे और सहयोग को बढ़ाया है और एक मजबूत पारंपरिक दोस्ती निभाई है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक भरोसे और सहयोग ने दोनों की तरक्की में अहम योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हालात जैसे भी हों, चीन ने हमेशा पड़ोसी नीति में चीन पाकिस्तान संबंधों को प्राथमिकता दी है। इस मुलाकात में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड बताया, जिसका मतलब होता है हर परिस्थिति का साझेदार और मित्र, जबकि शहबाज शरीफ ने चीन को आयरन ब्रदर बताया, जिसका मतलब होता है लोहे जैसा मजबूत भाई। अब चीन और पाकिस्तान की यह मित्रता यूं ही नहीं उमड़ रही, बल्कि चीन यहां यह दिखा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के करीब होते हुए भी उसके साथ ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान यह दिखा रहा है कि अमेरिका के साथ उसका लॉन्ग डिस्टेंस
रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप, जबकि चीन के साथ उसकी ज्यादा मित्रता है। हालांकि इस मित्रता में अपने अपने फायदों की मात्रा भी बहुत अधिक है। चीन पाकिस्तान को इसीलिए अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि वो दक्षिण एशिया में भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को अहम मानता है। खासकर सीमा विवाद, इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड और अमेरिका भारत नजदीकी के कारण चीन की चिंता उसे पाकिस्तान के करीब लाती है। दूसरा, चीन ये भी जानता है कि मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता को घटाएं और पाकिस्तान के जरिए अरब सागर तक अपनी सीधी पहुंच बनाए। इसके लिए उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है और अब वो पाकिस्तान में इसका दूसरा भाग लॉन्च करना चाहता है। तीसरा, चीन ये भी चाहता है कि पाकिस्तान अपने देश में उसकी कंपनियों और नागरिकों को खास सुरक्षा दे, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान से कुछ मांगा जाए तो वो ना नहीं करता, और इसीलिए ना नहीं करता क्योंकि उसकी भीख मांगने की आदत है। वो कोई भी चीज इसीलिए मानता है ताकि उसे आधार बनाकर सामने वाले देश से लोन या आर्थिक मदद मांग सके। जैसे यहां भी चीन ने कहा कि वो बलूचिस्तान में उसकी कंपनियों को सुरक्षा दे, तो पाकिस्तान ने सीपैक और चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक विशेष फोर्स बना दी है जिसका नाम रखा गया है स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन। अब इस दौरे पर दो और चीजें हुई जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। इनमें पहली घटना यह थी कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सीधे बीजिंग न जाकर इस बार चीन के झीजियांग प्रांत पहले गए। यह चीन का कोई मामूली प्रांत नहीं है। इस प्रांत को चीन के सबसे अमीर और औद्योगिक रूप से विकसित प्रांतों में गिना जाता है, जिसकी जीडीपी 1.3 ट्रिलियन डॉलर की है। आसान भाषा में समझें तो अगर चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है तो झीजियांग उस फैक्ट्री के सबसे शक्तिशाली इंजन्स में से एक है। और इसीलिए सोचिए, अगर पाकिस्तान बीजिंग से पहले इस प्रांत में गया है तो वो चीन से क्या मांग रहा होगा। दुनिया चीन से बिजनेस और उद्योग मांग रही है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे कोई और कहानी भी हो सकती है। इस खबर की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि अब टू फ्रंट की थ्योरी पुरानी हो चुकी है और चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक ही फ्रंट बन चुके हैं। ऐसा हमने इसलिए कहा था क्योंकि कल जब शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही थी, तभी पहलगाम हमले में पाकिस्तान और चीन का एक नया कनेक्शन सामने आया। एनआईए के अनुसार पहलगाम हमले के बाद उसने जिन आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था, उन आतंकियों के पास से एक गोप्रो कैमरा बरामद हुआ था। अब गोप्रो एक अमेरिकी कंपनी है जिससे एनआईए ने यह पूछा कि आतंकियों के पास मिले इस कैमरे को उसने किस देश को बेचा था। और जब जांच हुई तो गोप्रो कंपनी ने बताया कि यह कैमरा चीन के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा था और यह डिस्ट्रीब्यूटर भी उसी झीजियांग प्रांत से जुड़ा हुआ हो सकता है जहां 24 मई को शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर बीजिंग जाने से पहले रुके थे। अब एनआईए ये पता लगा रही है कि ये गोप्रो कैमरा चीन में किसने खरीदा, वहां से वो पाकिस्तान कैसे पहुंचा और क्या इसके पीछे किसी मिलिट्री लिंक्ड नेटवर्क का भी हाथ हो सकता है। इस कहानी से आप इतना समझ गए होंगे कि पाकिस्तान और चीन की ये मित्रता अटूट क्यों है और क्यों भारत के लिए ये दोनों देश अब एक ही फ्रंट माने जाएंगे। वैसे चीन की एक परेशानी ये भी है कि आज दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें 3 बड़े नतीजे निकले। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच ये सहमति बनी है कि चारों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्र की निगरानी करेंगे। पोर्ट से जुड़ी सुविधाओं पर एक एक्सपर्ट टीम बनाने पर विचार हुआ और फिजी में एक नया पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू होगा और अंडर सी केबल्स पर भी चारों देश मिलकर काम करेंगे। इन्हीं चारों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स यानी जरूरी खनिजों पर भी अपना फ्रेमवर्क तय कर लिया है, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच इस पर अलग से समझौता भी हुआ है। और तीसरा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्वाड ने एक नई पहल शुरू की है इसमें तकनीक, प्रबंधन, नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विश्लेषण और इमरजेंसी रिस्पांस एक्सरसाइज जैसी चीजें शामिल हैं। अब सोचिए, ये देश अगर इंडो पैसिफिक में इतनी टाइट फील्डिंग करेंगे तो चीन कैसे यहां आउट नहीं होगा। We've just concluded a very substantive and productive At every meeting that we have had, about a third of the world.
26 मई के दिन मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आपको बताएंगे कि इन 12 सालों में भारत कितना बदला। 12 साल पहले आज ही के दिन 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद यह तारीख भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे खास तारीख बन गई। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आज से 12 साल पहले जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब उस वक्त का दौर शायद बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा। उस वक्त देश में यूपीए सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा था कि कांग्रेस पार्टी केवल 44 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि बीजेपी जनता पार्टी के बाद पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी बनी थी जिसने अपने दम पर लोकसभा में प्रचंड बहुमत हासिल किया था और 282 सीटें जीती थी। इस अविश्वसनीय जीत का चेहरा नरेंद्र मोदी थे, जो गुजरात में भी एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाकर आए थे और 2001 से लगातार वहां के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो वो दिल्ली में ऐसे जमे कि आज उनकी 12 साल पूरे हो चुके हैं। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार के इन 12 सालों में भारत कितना बदला और कितना आगे बढ़ पाया। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 10वें स्थान पर थी। फ्रांस, इटली, ब्राजील, रूस और कनाडा की अर्थव्यवस्था का आकार हमसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज इसी सूची में 6ठे स्थान पर हम हैं। यह स्थान भी इसी महीने 2 अंक नीचे आया है क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। 2003-04 में एनडीए की सरकार के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय 23,203 रुपए थी। इसके बाद यूपीए के 10 साल के शासन में यही आय 79,118 पर पहुंची, लेकिन मोदी सरकार के 12 सालों में यह आय बढ़कर 2,19,000 रुपए हो गई और इसमें 178% की वृद्धि हुई। हालांकि यहां यह बहस भी होती है कि किस सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा बढ़ी। तो आंकड़े बताते हैं कि यूपीए की सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था 709 बिलियन डॉलर से 2.04 ट्रिलियन डॉलर की हुई थी, जिसमें 187.7% की वृद्धि हुई थी। लेकिन मोदी सरकार में यह अर्थव्यवस्था डबल होकर 4.15 ट्रिलियन डॉलर की हुई और इसमें 103% की वृद्धि हुई। यानी यहां वृद्धि यूपीए सरकार से कम है। लेकिन मोदी सरकार में कोविड जैसा संकट आया और अब ईरान युद्ध से ऐसा प्रभाव हुआ जो पहले की सरकारों में नहीं रहा था। 2014 से पहले भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का 13.9% योगदान था, इंडस्ट्री का 26.1% योगदान और सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा 59.9% योगदान। लेकिन मोदी सरकार ने इसे बदलने की कोशिश की है। अब इंडस्ट्री का योगदान 26% से बढ़कर 30.6% हुआ है। कृषि का योगदान 14.4% पर आया है। यहां आपको भारत के निर्यात के भी आंकड़े देखने चाहिए। 2014 से पहले भारत की छवि एक बाजार के रूप में होती थी जो दुनिया के लिए खरीदार है, लेकिन दुनिया को कुछ बेच नहीं सकता। 2013-14 में भारत का कुल निर्यात 466 बिलियन डॉलर का था, लेकिन आज यही निर्यात 860 बिलियन डॉलर का हो गया है। इनमें भी हमारा रक्षा निर्यात अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा। पहले हम दुनिया से हथियार खरीदते थे, अब हम खुद के लिए भी बना रहे हैं और हमारा रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो यूपीए सरकार से 5,501% ज्यादा है। यहां विपक्षी पार्टियां यह भी आरोप लगाती हैं कि मोदी सरकार में कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर खर्च कम हुआ है, लेकिन यह भी दावा गलत है। 2013-14 में यूपीए सरकार का सब्सिडी पर सालाना खर्च
54,000 करोड़ रुपए था। आज मोदी सरकार में सब्सिडी पर सालाना खर्च 4,54,000 करोड़ रुपए है और ये उस वक्त से 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। ये बात सही है कि रुपए के मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, रोजगार के मोर्चे पर और महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। यह भी सच है कि मोदी सरकार में जनधन खातों से लेकर शौचालयों के निर्माण, डिजिटल लेन देन और स्टार्टअप कल्चर की पूरी तस्वीर भी बदली है। 2014 से पहले हमारे देश में केवल 350 स्टार्टअप थे, जबकि सिर्फ 4 कंपनियां यूनिकॉर्न थीं, जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती। लेकिन मोदी सरकार में यही स्टार्टअप 350 से बढ़कर अब 2 लाख से ज्यादा हो गए और यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या भी 4 से 120 हो गई। यहां आप इस नक्शे को भी देखिए। 2014 से पहले भारत के केवल 6 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें थी, लेकिन आज भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। और इसी दौरान मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 70% है। मोदी सरकार में भारत की विदेश नीति भी बदली है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का कई देशों के नेताओं के साथ सहज और भरोसे का रिश्ता दिखता है। जैसे हाल ही में इटली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलेडी टॉफी गिफ्ट की। अब ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। इटली दुनिया का वो देश है जिसने महंगे और लग्जरी ब्रांड्स दुनिया को दिए हैं, जैसे फरारी, लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा, अरमानी, गुची, फेंडी, सब इटली के हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को ₹1 की मेड इन इंडिया मेलेडी टॉफी गिफ्ट की, जो उनकी डिफरेंट स्टाइल विदेश नीति के बारे में बताती है। 4 मई को जब ममता बनर्जी की सरकार गिर गई तो पश्चिम बंगाल में रह रहे रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को लग गया था कि अब उनका दाना पानी बंद होने वाला है। 9 मई को शुवेंदु अधिकारी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब और क्लियर हो गया कि अब तो पश्चिम बंगाल से अवैध घुसपैठियों की रवानगी तय है। पिछले 24 घंटे में देश के गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों के लिए जिस तरह के बयान दिए हैं, उसका असर बांग्लादेश की सीमा पर दिखने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सपाट शब्दों में कहा कि घुसपैठ से देश में अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और यह भारत के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने बताया कि इस चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, जिसमें रिटायर्ड जज, पूर्व IAS, IPS अधिकारी और गृह मंत्रालय से जुड़े कुछ अधिकारी शामिल होंगे। मतलब यह है कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठियों को कह दिया है कि या तो खुद चले जाओ, वरना डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट फॉर्मूले पर भगाया जाएगा। सीए এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি जो लोग सीएए के दायरे में नहीं आते वो अवैध घुसपैठिए हैं। उन्हें राज्य पुलिस द्वारा सीधे गिरफ्तार किया जाएगा। গ্রেফতার করবে, हिरासत में लेकर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। बीएसएफ बीडीआर से बात करके उनको डिपोर्ट करने की व्यवस्था करेगी। বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने के लिए डीजीपी और गृह सचिव को बोल दिया गया है। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপি কে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো। सच ये है कि अवैध घुसपैठ केवल एक राज्य की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। लेकिन इस समस्या की संवेदनशील नब्ज भारत से लगती बांग्लादेश की सीमा है। भारत और बांग्लादेश में करीब 4096 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से आगे जुड़ती है। इसमें भी अकेले पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की 2216 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। जब बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की बात होती है तो पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबी सीमा इसी राज्य की है। साल 2004 में यूपीए सरकार के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने राज्यसभा में बताया था कि 31 दिसंबर 2001 तक देश में 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी थे और इसमें भी करीब 57 लाख पश्चिम बंगाल में, 50 लाख असम में रह रहे थे। हालांकि तब इन आंकड़ों को लेकर विवाद हो गया था और बाद में इसे सुनी सुनाई बातों पर दिए गए आंकड़े कहा गया। लेकिन इसके बाद 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि देश में 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं। और चिंताजनक बात यह है कि देश में ज्यादातर घुसपैठ बांग्लादेश के रास्ते हो रही है
और इसमें भी पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे आगे है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने 2017 से 2021 के बीच गिरफ्तार किए घुसपैठियों पर एक रिपोर्ट दी। इसके मुताबिक भारत में घुसपैठ करने वाले 84% घुसपैठिए पश्चिम बंगाल की सीमा से गिरफ्तार किए गए थे। जिन जिलों में सबसे ज्यादा घुसपैठिए पकड़े गए उनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना का नाम सबसे ऊपर था और ये तीनों जिले पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले हैं। अब आप खुद सोचिए कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार अवैध घुसपैठ को लेकर सख्ती क्यों दिखा रही है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों को खोजने और इन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इस कदम के बाद से पश्चिम बंगाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों में भगदड़ सी मची हुई है। बांग्लादेश से लगती सीमा पर इस वक्त कई अवैध घुसपैठिए बेचैन नजर आ रहे हैं। जल्दी भागो जो करना है सरकार करे। संदेश साफ है, या तो खुद चले जाओ, नहीं तो सरकार पकड़ेगी और फिर अपने तरीके से भेजेगी। यानी दोनों ही स्थितियों में अवैध घुसपैठियों को भारत में न एक इंच जमीन मिलेगी और न ही एक भी पैसा कमाने का मौका। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इनमें वो लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से चोरी छिपे या यूं कहें कि ममता सरकार की अनदेखी की वजह से अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में बसे हुए थे। इन बांग्लादेशियों ने शुभेंदु अधिकारी के उस बयान को बहुत गंभीरता से लिया है जिसमें कहा गया है कि अवैध रूप से रहने वालों को सरकार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेगी। इस बयान के बाद से नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर अवैध बांग्लादेशियों की भीड़ जुटने लगी है। ये सारे अपने देश लौटना चाहते हैं। उन्हें महसूस होने लगा है कि अब उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। इनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो 4-5 सालों से पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में रह रहे थे। पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद सरकार ने नई नीति अपनाई है 3D यानी डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट। और ये बात सामने आने के बाद एक खलबली सी मची हुई थी। ये बताइए कि आप कब आए थे भारत? 3 मार्च। 3 मार्च है। अच्छा, कहाँ से आए थे? अकेले आए थे? ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से। और ये देख सकते हैं कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बाकायदा यहाँ पर अपनी जो पत्नी है उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 জুন 2024। 5 বছর আগে দমদম রাজমিস্ত্রির কাজ না, এখানকার সরকার রাখবে না, ফিরে যাচ্ছি খুলনা জেলা বেনাপোল। এই দমদম ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম, বছর 2 হবে চলে যাচ্ছি। এরপরে প্রশাসন রাখবে না, তা কি করবো বলুন? রাজমিস্ত্রির কাজ এনআরসি চালু হয়েছে, আমাদের তো কোনো সবুজ নেই, সেই হিসেবে কোনো কাগজপত্র নেই, দেখতাম খাতা নেই। কি বলবো বলুন, ইনি তো আসার পরেই তো এইটাই চালু হয়েছে, এর আগে তো ছিল না। এটা যখন চালু হয়েছে তখন তো আর এখানে বেআইনিভাবে থাকা যাবে? কি বলুন, কি করলে কি হবে, কোনটা করলে কোনটা সুবিধা হবে, সেটা যে কোনোভাবে তো পার তো হতেই হবে, মানে এখানে করি আইনি। सोचिए ये देश की सुरक्षा से कितना बड़ा खिलवाड़ है कि अवैध रूप से कोई घुसपैठिया हमारे देश में वर्षों से मौजूद था और उसको भगाने के कोई प्रयास नहीं किए गए। बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ करने वाले व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा व्यक्ति देश में दंगे करवा सकता है, भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर हमले करवा सकता है। बावजूद इसके इस मुद्दे पर ममता राज में कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन सरकार बदली तो घुसपैठियों को लेकर जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। तय ये हुआ कि जो बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में मौजूद थे उनकी पहचान करने और कागजी कार्रवाई के बाद सीमा पार भेजा जाएगा। और इसके लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को भी जानकारी दे दी गई है और वो अपने स्तर पर भी हर बांग्लादेशी की पहचान कर रहे हैं।
अनुप्रवेशकारियों के लिए भारत में अब कोई जगह नहीं बचेगा। बंगाल एक सेफ पैसेज था, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश से मुख्यमंत्री ने ड्रास्टिक एक्शन लिया, वो सब बंद कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरे राज्य में अवैध घुसपैठियों की पहचान की मुहिम छेड़ दी है और जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको खास तरह के होल्डिंग सेंटर्स में रखा जा रहा है। घुसपैठ से प्रभावित जिलों में सबसे तेज एक्शन लिए गए हैं। जिन जिलों में सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है उनमें एक मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद प्रशासन ने अवैध घुसपैठ पर एक्शन लेते हुए 3 बांग्लादेशियों को पकड़ा और उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा है। प्रशासन ने एक 3 मंजिला इमारत को होल्डिंग सेंटर की तरह बना लिया है। इस जगह पर गिरफ्तार किए गए सभी अवैध बांग्लादेशियों को वेरिफिकेशन तक रखा जाएगा और उसके बाद बीएसएफ की मदद से डिपोर्ट किया जाएगा। मालदा भी बंगाल के उन सीमावर्ती जिलों में से एक है जहां घुसपैठ बड़ी समस्या है। इसीलिए मालदा में भी एक होल्डिंग सेंटर बनाया गया है जहां फिलहाल 9 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया है। इस होल्डिंग सेंटर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं ताकि यहां पर रखे गए अवैध घुसपैठिए भाग न जाएं। अगर कोई घुसने का कोशिश करेगा तो वहां पर बीएसएफ को तो रोक देना चाहिए, उसको अंदर ले आकर डिटेंशन का क्या जरूरत है। अगर कोई एक भी इलीगल घुसपैठियो है, घुसा कैसे, तो बीएसएफ था वहां पर। बीएसएफ किसका था? बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट का था, होम मिनिस्ट्री का था, तो घुसा कैसे? मेरा ख्याल से इनको विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया, जो बेआईनी घुसपैठी है, जो इलीगल सिस्टम में कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। आगे देखिए दस्तक सईद अंसारी के साथ और देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।